बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। इस वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टेंसर एनालिसिस से लिए गए 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो लिए गए थे पीपीएससी टेस्ट लेक्चरर मैथमेटिक्स के टेस्ट में। क्रोनिकल डाटा इज द टेंसर ऑफ रैंक। ऑप्शन हैं 0, 1, 2, 4। क्रोनिकल डाटा इज द टेंसर ऑफ रैंक 2। टेंसर एनालिसिस मैंने बहुत अच्छी कंप्लीट ऑलमोस्ट जो कंप्यूटर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होती है उससे मैंने वो सारी कंप्लीट करवा दी है। टेंसर एनालिसिस की प्लेलिस्ट में 5 वीडियोस हैं कंप्लीट। अगर आप देख लेंगे तो आपकी टेंसर एनालिसिस बहुत अच्छी कंप्लीट फॉर कंप्यूटर एग्जाम प्रिपरेशन आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी अगर आप अच्छे से उन 5 वीडियोस को देख लेंगे। ये डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ मैंने बहुत अच्छा कवर करवाया हुआ है। उसका जो लिंक होगा मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है स्मेशन इंडेक्स इज आल्सो नोन एज। स्मेशन इंडेक्स को डमी इंडेक्स भी कहते हैं। ये डेफिनेशन भी मैंने उधर करवाई हुई है सारी कंप्लीट। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन टेंसर एनालिसिस जो लिया गया था वो ये था कि सिंबल ए आई जे के वेयर आई जे के वेरीज फ्रॉम 1 to 3 डिनोटेड नंबर्स। ये कितने नंबर्स को ये डिनोट करता है? 27, 9, 8, 4। जब आप 1, 2, 3 और जे की जो पोजीशन थी वो एज इट इज ही रही, सिर्फ आई को वेरी करवाया। नेक्स्ट हम क्या करें कि जे को वेरी करवाएंगे और आई की पोजीशन और के पोजीशन जो है वो सेम रहेगी और ये नंबर जो है ये सिंबल वेरी कर रहा है फ्रॉम जे यहाँ वेरी करेगा 1, 2, 3। नेक्स्ट मैंने आई और जे पोजीशन को एज इट इज ही रखा, के को वेरी करवाया 1, 2, 3। तो देखिए ये जो सिंबल है मुझे ये 3 इस सिंबल से मुझे टोटल जो है वो 9 नंबर्स मिले। इस सिंबल्स ने 9 नंबर दिए, 9 ही ये देगा, 9 ही ये देगा। 9 + 9 18, 18 + 9 27। ये जो सिंबल है मुझे टोटल कितने नंबर्स को डिनोट करता है? टोटल 27 नंबर्स को ये डिनोट करता है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेक्टर स्पेस से जो क्वेश्चन लिया गया वो ये था कि इफ S1 S2 आर सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V/F एंड L of S1 इज अ लीनियर स्पैन ऑफ S1 देन ये जो इसके अंदर कौन सी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? अगर S1 एंड S2 सबसेट्स ऑफ V/F के L of L मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S1 के इक्वल होता है, या लीनियर स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S1 एडिशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S2, या बोथ A and B आर द राइट फॉर द सबसेट्स S1 एंड S2 या नन ऑफ दिस। इनसे रिलेटेड मैंने थ्योरम्स लिए हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट्स ये है कि इफ S1 और S2 आर सबसेट्स ऑफ V के एंड L of S1 इज अ लीनियर स्पैन ऑफ S1 देन अगर वो एक दूसरे का सबसेट भी हैं, S1 सबसेट ऑफ S2 का, उनके लीनियर स्पैन भी एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। ये कंडीशन वैसे दी नहीं गई, ये लास्ट 2 कंडीशंस ही दी गई हैं और इसका मतलब ये बोथ A and B आर द राइट है। किस तरह से कि लीनियर स्पैन ऑफ मतलब एक दफ़ा आपने लीनियर स्पैन सबसेट का ले लिया है, अगेन उसका लीनियर स्पैन निकालेंगे तो वो वही बनेगा, लीनियर स्पैन ही बनेगा। और नेक्स्ट है लीनियर स्पैन ऑफ S1 मतलब दोनों सबसेट्स का पहले यूनियन ले लें फिर उसका लीनियर स्पैन लें, इज इक्वल होगा लीनियर स्पैन ऑफ S1 प्लस लीनियर स्पैन ऑफ S2। दोनों का सेपरेट आप लीनियर स्पैन निकालें, दोनों को ऐड करें, वो मतलब जो यहाँ यूनियन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन। तो यहाँ सेकंड एंड थर्ड ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं तो ये बहुत हमारे यहाँ राइट ऑप्शन बनते हैं, जो बोथ A and B आर द राइट हियर, सो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस से लिया गया। इफ L, M एंड N 3 सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V की हमारे पास 3 सब स्पेसिस हैं L, M, N, साइड दैट के M जो है वो कंटेन करता है L में, देन फिर हमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें से कि L इंटरसेक्शन M प्लस N इज इक्वल टू L इंटरसेक्शन M प्लस L इंटरसेक्शन N होगा। मतलब ये इंटरसेक्शन जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और यहाँ फिर L इंटरसेक्शन M प्लस N या फिर इसके इक्वल होगा कि M प्लस L इंटरसेक्शन N, तो या फिर जो यूनियन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर। ये बोथ A and B आर द राइट। तो क्या होगा देखिए, अगर हम इसको ऑप्शन को लेके चलूँ, यहाँ क्या दिया गया L इंटरसेक्शन M प्लस N, जो M भी है वो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसमें गिवन है कि M जो है वो कंटेन करता है L में, तो इंटरसेक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो L इंटरसेक्शन से हमें M ही मिलेगा। इसको फर्स्ट ऑप्शन को हम इक्वल इस तरह भी तो लिख सकते हैं, जब इसके अंदर कंटेन भी करता है L इंटरसेक्शन M तो M ही आएगा। तो ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑप्शन को ही उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन चूज करना होता है, सो डी ऑप्शन इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर थ्योरी से लिया गया कि 15x + 51y = 4 हैज अ सॉल्यूशन। इसका जो डेफोंटाइन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिट 2, 3 या नन ऑफ दीज। डेफोंटाइन इक्वेशन होती है कि x + by = c। अब a एंड b का जो जीसीडी होता है वो c को डिवाइड करना चाहिए तब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। 15 और 51 का जब हम जीसीडी निकालते हैं तो = 3 आता है, बट 3 डज नॉट डिवाइड
4 को डिवाइड नहीं करता तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नन ऑफ दीज। सो यहाँ डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया, वो ये है कि सॉल्यूशंस हैं साइन टू एक्स एंड कोस टू एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0 आर। इसके जो सॉल्यूशंस हैं साइन टू एक्स एंड कोस टू एक्स, ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, रस्किन और बोथ ही 0, या बोथ बी एंड सी, मतलब डिपेंडेंट भी हो रस्किन भी इसका 0 हो। तो अब हमने चेक करना है इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व भी करते हैं, वाई डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, नेक्स्ट इसके जो रूट्स निकालें कोस टू एक्स एंड साइन टू एक्स। अब हमने चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। यहाँ मैंने निकाला इनका रस्कियन, वो क्या है कि y1 y2 डिटर्मिनेंट लेना है, y1 जो ऊपर होता है उसका नीचे डेरिवेटिव y प्राइम y2। नेक्स्ट y1 एंड y2, y1 मैंने दिया साइन टू एक्स को नाम और y2 है कोस टू एक्स। तो साइन टू एक्स और इसका डेरिवेटिव 2 कोस टू एक्स इसका डेरिवेटिव -2 साइन टू एक्स। अब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट अगर आप एक्सपेंड करें तो -2 साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 नॉट इक्वल टू 0। रस्किन 0 नहीं आया, इसका मतलब रस्किन 0 नहीं आता, इसका मतलब होता है कि जो सोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है। इस रस्किन के मेथड से हम चेक करते हैं कि सोल्यूशन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर 0 आ जाता तो हम कहते थे कि सोल्यूशन जो है वो डिपेंडेंट है, अगर नॉन 0 आए तो हम कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। क्योंकि यहाँ नॉन 0 सोल्यूशन आया तो वो जो ये सोल्यूशन हैं वो इंडिपेंडेंट। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है वो यूनिक होती है, यस यूनिक होती है, नॉट यूनिक। एवरी पिवट एलिमेंट हैज वैल्यू 1 बोथ ए एंड सी। तो वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स जो होती है वो यूनिक भी होती है और उसका एवरी पिवट जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है। सो बोथ ए एंड सी आर द राइट। सो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट के रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक एंड पिवट एलिमेंट इज 1। सो बोथ ए एंड सी इज द राइट। नेक्स्ट है tan ऑफ x ओवर x ग्रेटर देन होता है x ओवर साइन ऑफ x, इन विच ये क्वाड्रेंट है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। तो 0 तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, 0 पे 0 तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन तो ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2, तो 90 पे भी ये फंक्शन क्योंकि tan डिफाइन नहीं होता तो हम 90 भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 0 तो हम ले ही नहीं सकते, 0 को यहाँ भी इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ 0 और 90 के बिटवीन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। वैसे भी ये हमारे पास फोर्थ वन लास्ट ऑप्शन ही बचा है कि 0 भी नहीं ले सकते और 90 भी नहीं ले सकते क्योंकि 90 पे tan डिफाइन नहीं होता और वैसे भी 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है, तो हमारे पास डी ऑप्शन ही बचता है। और वैसे भी ये आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 0 और 90 के दरमियान आप वैल्यू ले लें π/4 पे, ये इक्वालिटी जो वो होल्ड करती है। सो हमारा यहाँ डी ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड की जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज ऑफ। 4 टाइम्स अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को 4 टाइम्स कर दें तो वो क्या होता है, पैरेलल पाइप का वैल्यू बनेगा क्यूब या क्यूबाइड या नन ऑफ दीज। किसका टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को 4 टाइम करें तो किसका वॉल्यूम के इक्वल बनेगा वो। तो हम देखें कि टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो पैरेलल पाइप का 1/6 होता है, 1/6 पैरेलल पाइप वॉल्यूम। एंड पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम क्यूब का देखें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट्स बनता है। अगर क्यूब का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ही होता है, लेकिन इसमें ये तीनों इक्वल होती हैं, W इज इक्वल टू हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं। एवरी एज ऑफ द क्यूब इज सेम एज द लेंथ, सो V इज इक्वल टू S क्यूब होता है ये क्यूब का वॉल्यूम। तो टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम से इसका तो कोई लिंक ही नहीं है क्यूब एंड क्यूबाइड का। और पैरेलल पाइप का लें तो वो अगर 6 पे डिवाइड करें पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मतलब 4 टाइम्स करें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसका तो कोई कम्बिनेशन नहीं पैरेलल पाइप क्यूब या क्यूबाइड के वॉल्यूम से नहीं बनता। सो यहाँ हमारे पास नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है कैलकुलस से लिया गया वो ये है कि टाइम हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड फॉर जी इज इक्वल टू 1 -1 +-1 एंड नन ऑफ दीज। tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी को हम लिख सकते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी ये फार्मूला होता है कि 1/g log ऑफ नेचुरल log ऑफ 1 + g ओवर 1 - g। तो देखें कि ये जो फंक्शन है तो z इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइंड नहीं है और z इज इक्वल टू -1 पे भी ये डिफाइंड नहीं है, विच इज अनडिफाइंड फॉर z इज इक्वल टू +-1। सो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड इट्स एवोल्यूट एंड द कर्व इज सेड टू बी एन इनवोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट।
तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। ये डेफिनेशंस हैं एवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट्स की। आप देखना चाहते हैं तो ये कैलकुलस की बुक है, इस पे ये चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ एवोल्यूट इन्वोल्यूट की डेफिनेशन दी गई। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड दिस एवोल्यूट एंड द कर्व इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूट ऑफ दिस लोकस व्हाइल अ कर्व हैज one evolute and a single locus may have many involute, that is it may be the evolute of many curves। 7 चैप्टर प्लेन कर्व्स कैलकुलस। अच्छे से डेफिनेशंस देखना चाहते हैं इन्वोल्यूट और एवोल्यूट के, आप कैलकुलस का 7 चैप्टर देख सकते हैं। सो यहाँ जो है कर्व इज सेड टू बी इन्वोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट। और एवोल्यूट क्या होता है? लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व। कर्व के लोकस के ये जो कर्व होता है उसे एवोल्यूट, और जो कर्व इज सेड कर्व खुद इटसेल्फ इज कॉल्ड इन्वोल्यूट ऑफ इट्स एवोल्यूट। बी ऑप्शन राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स एट द ओरिजिन इज ओनली। ओरिजिन पे ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, बोथ ए एंड बी, मतलब डिफरेंशिएबल भी हो, कंटिन्यूस भी हो, या नन ऑफ दिस। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन देख लें क्या होती है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन एन क्लोज्ड इंटरवल देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना तो हम इस तरह से करते हैं कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ c over x minus c provided that limit exist। अब यहाँ हम गिवन फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या ओनली कंटिन्यूस है। तो हम ओरिजिन पे चेक करेंगे एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। तो जब इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम रखेंगे लिमिट तो हमारे पास फंक्शन है एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 0 तो ये एक्स एक्स से कैंसिल, तो मोड ऑफ एक्स, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन हमें 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन अगर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, बोथ ए एंड बी। तो क्या करेंगे आप चूज करेंगे बोथ ए एंड बी, मतलब डिफरेंशिएबल भी हो कंटिन्यूस भी हो। हालांकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, हमें यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन चूज करनी चाहिए वो डिफरेंशिएबल को, फर्स्ट ऑप्शन को ही, क्योंकि हमने एक ही बबल फिल करना है। अब अगर सी को करें तो बोथ ए एंड बी आ जाता है, हालांकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर हम डिफरेंशिएबल फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये बी और सी ऑप्शन भी इसी में ही आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ही, अगर आप चूज करेंगे तो ये उसमें आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करें। अगर आप सी ऑप्शन चूज करते हैं, आप कहते हैं कि कंटिन्यूस भी तो होता ही है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस भी होता है। अगर आप कहेंगे कि मैं सी ऑप्शन चूज करूं जिसमें डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस दोनों आ जाते हैं, तो क्यों ना मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करूं जिसमें ये दोनों इसी में ही, एक में ही आ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन डिफरेंशिएबल ही है। अब मैं तो इसी को चूज करूंगी, बाकी आपकी मर्जी कि आप इन दोनों में से अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट होता है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ यही सजेस्ट करूंगी कि आप डिफरेंशिएबल फंक्शन या फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन साइन। अगर साइन चेंज कर दे जाए बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े, व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज, जब साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाता है साइन भी चेंज हो जाते हैं बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती,